हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कनाडा में घर लेने से पहले क्या-क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियोस में कमेंट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं फॉर न्यू कमर्स टू कनाडा। सो प्लीज हमारी वीडियो एंड तक देखिए सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द पॉइंट्स बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहला पॉइंट है आप अपना घर हमेशा लीज पे लें। काफी लोग यहाँ पे आके प्रेफर करते हैं कि वो बिना लीज के रह ले, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रेंट पे करें, लेकिन वी वुड रिकमेंड कि आप ऐसा मत करिए। इट इज़ बेटर कि आप लीज रेंटल अग्रीमेंट पे ही रहें यहाँ पे, बिकॉज उसी में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। विदाउट लीज आपको लैंडलॉर्ड में भी किसी भी टाइम पे एविक्ट करने को बोल सकते हैं। लेकिन इफ अगर आप लीज्ड अपार्टमेंट में या लीज्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो कोई आपको निकाल नहीं सकता है। एंड लीज कैन बी 6 मंथ्स की हो सकती है या 1 ईयर की हो सकती है। एंड अगर आपको उसे छोड़ना है तो आप जितना भी नोटिस आपके लीज अग्रीमेंट में मेंशन है वो दे के या फिर अपनी जगह पे किसी और इंसान को उस लीज में ऐड करके छोड़ सकते हैं। वो एक सेफर ऑप्शन है। चाहे आप किसी भी प्रोविंस में हो कनाडा में, चीज़ें काफ़ी दूर-दूर पे हैं। तो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक आपके पास अपनी कार ना हो, आपका घर प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए, जो कि ट्रांजिट लाइन्स है, गो बसेस हैं, गो ट्रेन है उनसे। सो वी वुड प्रेफर यू टू सर्च अ प्लेस व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू दीज़ प्लेसेस। सो आपके लिए वो डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी कम हो जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे काफ़ी महीने बर्फ़ गिरती है, तो इट इज़ बेटर कि आप ट्रांजिट स्टेशन से थोड़ा पास ही रहें ताकि आपको आने जाने में उस तरह से दिक्कत ना हो। थर्ड पॉइंट है आप कैसी लोकेलिटी में रह रहे हैं। यहाँ पे लोकेलिटीज़ तो हर तरह की हैं, यू नो दैट यहाँ पे हर जगह के लोग आके रहते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह की लोकेलिटी में रहना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा इंडियंस के साथ रहना चाहते हैं, अगर आप इंडियंस हैं, या फिर आप किसी और ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं, वो आपको हमेशा देखना है कि अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो हमेशा ये देखिए कि आपके आसपास ज़्यादातर रहने वाले लोग कहाँ से हैं, और लोकेलिटी और कहाँ के लोग वहाँ रहते हैं उससे ये भी समझ में आता है कि आपके आसपास ग्रोसरीज और ये सारी चीज़ें आपको किस जगह की मिलेंगी। तो अगर आप इंडियन हैं या फिर पाकिस्तानी हैं तो आपको जिस तरह का खाना चाहिए वो आपको ऐसी ही लोकेलिटीज़ में ज़्यादातर मिल जाएगा जहाँ पे ज़्यादातर इस जगह के लोग रहते हैं। तो इफ़ दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर यू, यू शुड नो कि वो किस तरह के वहाँ पे लोग रहते हैं, तो आप वहाँ जाके रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम मिसिसागा में रह रहे हैं तो यहाँ पे एशियन पॉपुलेशन बहुत है। बाय एशियंस आई मीन इंडियन, पाकिस्तानीज, अफगानीज एंड आसपास के एरिया के सारे लोग। तो हमें जो मर्जी इंडियन सामान चाहिए होता है, दाल चावल राजमा मसाले सब कुछ यहाँ पे 200-300 के मीटर्स के बीच में सब अवेलेबल हो जाता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर डिसाइडिंग अ प्लेस टू लिव इन कनाडा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले बताना आपको भूल गया वो है आपका रेंट और आपका बजट। तो इस वक्त कनाडा का रेंटल मार्केट बहुत ही खराब चल रहा है, जैसे आपको पता ही होगा अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं। कोई भी 1 बेडरूम अपार्टमेंट टोरंटो में 2400 से $2700 एंड 2 बेडरूम का तो आप पूछिए ही मत क्या क्या रेंट चल रहा है। तो आपका क्या बजट होगा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, और आपका क्या बजट होगा आप जब स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। हमारी सजेशन ये होगी कि आप उसको जितने से ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं उतना करें, ताकि आप विद टाइम यहाँ पे ग्रो करें और फिर आप एक बेटर प्लेस में मूव करें। और मिनिमाइज तो ऑब्वियसली सब करना ही चाहेंगे, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप डाउनटाउन टोरंटो से थोड़ा दूर हो सके उतना दूर ढूंढिए। डाउनटाउन टोरंटो में रहना अच्छा लगता है लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो इफ़ यू आर न्यू, ट्राई एंड फाइंड अ प्लेस अ लिटिल फार्दर फ्रॉम टोरंटो, एंड लाइक वी मेंशन, ट्राई एंड फाइंड अ प्लेस नियर ट्रांजिट एरिया सो दैट यू कैन ट्रैवल वेरेवर यू वांट। अगेन हमारा ही एग्जाम्पल है, हम टोरंटो से 30 मिनट्स दूर रहते हैं, हमें ट्रेन में वहाँ पे 30-35 मिनट्स लगते हैं, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको नोट करना चाहिए किसी रेंटल अकोमोडेशन के लिए कि वेदर यूटिलिटीज आपके रेंट में इंक्लूडेड हैं कि नहीं। हमारा ये सजेशन होगा कि ऑलवेज गो फॉर अ प्लेस जहाँ पे यूटिलिटीज आपके रेंट में इंक्लूडेड हो,
क्योंकि अगर वो इंक्लूडेड नहीं होंगी तो आप ये समझिए कि आपके रेंट के 150 से $200 आपको ऊपर पे करने पड़ेंगे। सो लुक फॉर प्लेसेस वेर एवर इट इज इंक्लूडेड। तो जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे रेंट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी हमारे पास ऑप्शन रह नहीं जाता है कि हम कौन सी जगह पे अपना घर रेंट पे लें। तो इसलिए लोग बेसमेंट्स में रहने की कोशिश करते हैं, बट उसके साथ कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है जो है हीटिंग सिस्टम। कभी कभी बेसमेंट्स में हीटिंग सिस्टम अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। हमने ऐसी कहानी सुनी कि लोग अपने शर्ट्स, जैकेट्स, सॉक्स पहन के भी सोते हैं क्योंकि उनका हीटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। सो आप जब भी अपना घर, अपना बेसमेंट रेंट करें तो उससे पहले आप ज़रूर ये देख लें कि वहाँ का हीटिंग सिस्टम कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। अगर नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि बहुत ठंडा देश है, यू बेटर फाइंड अ डिफरेंट प्लेस। और हीटिंग से एक और बात याद आती है कि आपको अपार्टमेंट की एज भी देखनी ज़रूरी है। एज से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुराने अपार्टमेंट्स होते हैं जिनका रेंट बहुत लो होता है लेकिन उनकी मेंटेनेंस बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। तो इट कैन बी दैट वहाँ पे आपको पेस्ट हो या फिर वहाँ पे यू मे फाइंड रैट्स, माइस, इस तरह की चीज़ें। तो बी केयरफुल कि कम रेंट के चक्कर में आप कहीं ऐसी जगह पे ना फंस जाएं, वो अच्छा नहीं है। सो एक और पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी इंडिपेंडेंस। अगर आप कहीं बेसमेंट में रह रहे हैं या आप कोई फ्लोर शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, क्या वो ओनर है वहाँ पे, किस टाइप का ओनर है, वो कितनी आप पे पाबंदियाँ लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। सो हम आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं जो हमने फेस किए जब हम अपना घर रेंट के लिए ढूंढ रहे थे। कोई कोई लैंडलॉर्ड हमसे ये पूछ रहा था कि आप रात को कितने बजे घर आएंगे और कितने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे। कोई ये पूछ रहा था कि आप कितना पानी यूज़ करेंगे, इनलेट कितना होगा, आउटलेट कितना होगा, बिजली कितनी यूज़ करेंगे, शोर कम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये हमारे अपने एक्सपीरियंसेस है और हम ये भी समझते हैं कि आपको इतनी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और चीज़ है जैसे कि लॉन्ड्री। तो कई बार शेयर्ड अकोमोडेशन, मतलब अगर आप बेसमेंट में रहते हैं और ऊपर लैंडलॉर्ड रहते हैं तो लॉन्ड्री शेयर्ड होती है, तो उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं कि अब आप कब यूज़ कर सकते हैं, कब नहीं यूज़ कर सकते, कौन से दिन यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो इसको टैकल करने का तरीका यही है कि ट्राई एंड फाइंड अ प्लेस जहाँ पे लॉन्ड्री आपकी इंडिविजुअल हो, या फिर आपके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कॉइन ऑपरेटेड लॉन्ड्री या कुछ ऐसा मिल जाए, ताकि आपके ऊपर ये लिमिटेशन ना हो कि अब आप कब धो सकते हैं कपड़े और कब नहीं धो सकते, बिकॉज दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग। बस कॉइन ऑपरेटेड लॉन्ड्री का आपको थोड़ा सा एक्सपेंस है, वो आपको देखना पड़ेगा। उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, पर वॉश $5 के आसपास है, तो वो आप कंसिडर करके रखें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या एज अ फैमिली आ रहे हैं और आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपको फर्नीचर इंक्लूडेड चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा खोज करनी पड़ेगी। कोई कोई ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं ढूंढने पे जहाँ पे फर्नीचर इंक्लूडेड हो, वरना आपको घर पूरा का पूरा खाली मिलता है और उसको भरने के लिए आपको फर्नीचर लेना पड़ेगा, जो कि आपका एक एडिशनल एक्सपेंस होगा 200 से $500 का। सो ये पॉइंट आप कंसिडर करके रखें। इसके साथ साथ घर के इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं। किस तरीके के इक्विपमेंट्स है, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव है, क्या वहाँ पे गैस स्टोव है, फ्रिज कैसा है, बड़ा है, छोटा है, तो ये सब पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। कनाडा में एक स्पेशल चीज़ है जो कि आपको पता ही होगा, जो कि है यहाँ पे स्नो। वैसे तो आपको स्नो यहाँ पे क्लीन करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप इनिशियली आ रहे हैं एंड आप नहीं करना चाहते स्नो क्लीन, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, इधर ट्राई एंड फाइंड एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और अ कॉन्डोमिनियम। क्योंकि अगर आप घर ले रहे हैं रेंट पे, मतलब कोई ग्राउंड पे घर ले रहे हैं, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। वो आप देख लीजिए कि आपकी उसमें प्रेफरेंस क्या है। इफ यू वुड एंजॉय इट, गो फॉर इट, इफ नॉट, गो फॉर एन अपार्टमेंट फ्लैट। स्नो साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होम ओनर की होती है। अगर यहाँ स्नो पड़ती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पाथ से आपके आसपास वाली जो वॉकवे है उससे बर्फ़ हटे। अगर वो बर्फ़ नहीं हटी और कोई उस पर गिर गया तो वो आपकी लाइबिलिटी है। सो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। उससे बचने के लिए या तो आप वो स्नो साफ करें या तो आप इनिशियली अपार्टमेंट या कॉन्डोज में रहें। आज का लास्ट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो अपना एकोमोडेशन शेयर करने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई अपना टाउन हाउस शेयर कर रहा हो दूसरे कपल के साथ। तो आपको ये पर्सनली देखना पड़ेगा, आपको उन लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, किस तरीके के लोग हैं, चाहे वो आपकी थिंकिंग के हैं या आपकी थिंकिंग के ना हो। तो
क्लैशेस कम हो उसके लिए ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने ऐसा सुना है कि लोग यहाँ पे एक एक घर जो कि जिसमें दो दो तीन तीन कमरे हो उसमें आठ आठ स्टूडेंट्स रहते हैं। हम ये आपको सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप पहले ही पढ़ाई कर रहे होंगे, आप बहुत जॉब्स कर रहे होंगे, घर में सिर्फ 2 टॉयलेट या 2 बाथरूम्स होंगे, वो 8-8 लोगों के बीच में शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए कि घर पे कितने लोग हैं और किस टाइप के लोग हैं। ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हम सजेस्ट करेंगे कि आप देखें बिफोर यू आर लुकिंग टू फाइंड अ प्लेस टू लिव इन कनाडा। सो हमने भी यही पॉइंट्स यूज़ करके अपना घर ढूंढा, हमें कुछ 2 महीने में हमारा घर मिल गया और इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग मिला। सो वी होप आपको भी आपका घर ऐसे मिल जाए एंड यू हैव अ स्मूथ जर्नी अहेड। सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, हमारी वीडियो पे कमेंट करें। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।